हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम एबायोटिक फैक्टर थर्ड फैक्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ वाटर। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट है, किसी भी लिविंग बीइंग से, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट्स हो, वो उनसे कैसे इंटरेक्ट कर पा रहा है और लिविंग बीइंग्स को वाटर की ज़रूरत कैसे है। आज हम इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, जो हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 70 to 80 या 90% जो है वाटर से बनी हुई है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है, लाइफ की जो फंक्शनल यूनिट है, दैट इज़ सेल। सेल जो है वो 70 to 90% जो वाटर से बनी हुई होती है। क्यों? वो फ्लो करती रहती है, तैरती रहती है एक तरीके से। उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो उस सेल के लिक्विड में, साइटोप्लाज्म में फ्लो करती रहती हैं, फ्लो मूवमेंट होता रहता है उनके अंदर। वो क्यों करती हैं ऐसा? क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस उस सेल के अंदर चल रही होती है, जितनी भी रिएक्शंस वहाँ हो रही होती हैं, उन रिएक्शंस को होने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। किसी वाटर मीडियम में ही वो रिएक्शंस हो पाएंगी। अगर वहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, तो मीन्स कह सकते हैं कि वो रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, वो रिएक्शंस होंगी ही नहीं। सेल्स में जितनी भी सिग्नलिंग होती है किसी पैथोजन के अगेंस्ट, या फिर जो खुद की सेल जो रिएक्शंस करती रहती है डाइजेशन में, रिस्पॉन्स करती रहती है ब्रेन को, या फिर जितनी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती है, 5000 से ज़्यादा रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती हैं डेली। उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम क्या है? हमारा वाटर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वाटर है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। अगर जल है तो जीवन है, वरना जीवन नहीं है। ठीक है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, हम सरवाइव नहीं कर सकते। चाहे वो पानी के अंदर रहने वाले जीव हो, चाहे वो धरती पर रहने वाले जीव हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी लिविंग बीइंग क्यों ना हो, वो उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से क्या है, जो वाटर है हमारी लाइफ में, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या क्या वाटर से क्या क्या हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। देखो, द ओनली inorganic liquid occurring on earth which can function as resource, condition and habitat। ओनली इनऑर्गेनिक लिक्विड पाया जाता है अर्थ पे। ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनिक लिक्विड पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन कोई है ही नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है ना, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होती, यहाँ कार्बन प्रेजेंट होती इसके फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाता? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता। बट जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो अर्थ पे वाटर पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है, वो इनऑर्गेनिक होता है। विच कैन फंक्शन एज रिसोर्स, जो कि रिसोर्स का काम करता है। कंडीशंस, हैबिटाट, जहाँ जितने भी हैबिटाट हैं इस अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इकोसिस्टम की, वो एक रिसोर्स का काम कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब वाटर, सेकंड पॉइंट में क्या मेंशन है? वाटर रेगुलेट दी क्लाइमेट थ्रू इट्स रोल इन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर मॉडिफिकेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है मॉडिफाई होता जाता है, बदलता जाता है, वैराइटीज़ क्रिएट करता जाता है, ऊपर नीचे, मतलब कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये मॉडिफिकेशन जो टेम्परेचर की होती रहती है, वो क्लाइमेट, उस टेम्परेचर की मॉडिफिकेशंस को कौन रेगुलेट कर रहा है? उस क्लाइमेट की कंडीशंस को कौन रेगुलेट कर रहा है? वाटर रेगुलेट कर रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, और वेपराइजेशन की वजह से जो इवेपोरेशन जो होगा वो क्लाउड की फॉर्म में आ जाएगा, और क्लाउड जैसे ही कूल होंगे तो वो रेनफॉल की फॉर्म में आ जाएंगे नीचे। ठीक है, इस वजह से वाटर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन टेम्परेचर मॉडिफिकेशन। इट ऑल्सो अफेक्ट वेजिटेशन टाइप। जितने भी ये बायोम्स आपने पढ़े थे, बायोम्स जो होते हैं जहाँ उनका जो वेजिटेशन है, जहाँ बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स होते हैं, डाइवर्सिटी स्पीसीज जो होती है प्लांट्स की, जो वहाँ का वेजिटेशन है उसको भी अफेक्ट करता है। अगर वहाँ बारिश नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसकी वेजिटेशन की जो कंपोजिशन होती है उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलिनिटी। वाटर के अंदर सैलिनिटी कैसे होती है?
सैलिनिटी एक्चुअल में है क्या? सैलिनिटी का मतलब क्या है? सैलिनिटी का मतलब है साल्ट कंसंट्रेशन। साल्ट की कितनी कंसंट्रेशन है पानी के अंदर, ठीक है। जैसे कि फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर 5 पार्ट्स पर थाउजेंड, सी वाटर की 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, और जो लेगून्स होते हैं, लेगून्स की कितने हैं? 100 पार्ट्स पर थाउजेंड। अब ये पीपीटी है क्या एक्चुअल में? पीपीटी मतलब कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट है, जो वाटर है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन, हम सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है फ्रेश वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर, हाइपर सैलिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है साल्ट की लेग्यून्स में, वो यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन को शो कर रहा है कि पार्ट्स पर थाउजेंड में कितनी साल्ट कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है इन वाटर। फ्रेश वाटर में 5 है, सी वाटर में 30 to 35 है, और हाइपर सैलिन लेगून्स में 100, ग्रेटर देन 100 साल्ट कंसंट्रेशन जो होती है पार्ट्स पर थाउजेंड। अब ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके नीट में, तो ये मेंशन रहेगी आपके माइंड में कि जो फ्रेश वाटर है 5, सी वाटर 30 to 35, हाइपर सैलिन लेगून्स जो 100, ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ नोट में क्या कर रखा है, नोट में है कि वाटर कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर कवर्स 70% ऑफ, ये सभी को पता है कि 70% जो है अर्थ सरफेस का वो वाटर है, एंड इज फाउंड एज वेपर इन द एटमोसफेयर। और एटमोसफेयर में किसकी फॉर्म में पाया जाता है? वेपर्स की फॉर्म में पाया जाता है। वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इवेपोरेट होकर क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं, बाद में वो रेन की फॉर्मेशन करते हैं, रेनफॉल का कारण बनते हैं, ठीक है। एंड इन दी सॉइल के अंदर सॉइल वाटर है। अब ये क्या बता रहा है कि 97% ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन ओशियन। जो टोटल 70% अर्थ पे, उसमें से भी जो 97% वो ओशियंस में पाया जाता है, और जो 3% है वो फ्रेश वाटर पाया जाता है। फ्रेश वाटर क्या हो सकता है? लेक्स, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम्स, जो इनका जो वाटर होता है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। इनकी जो साल्ट की कंसंट्रेशन है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये फ्रेश वाटर बोला जाता है। अब अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन आइस कैप्स। आइस मास जो होता है उसको आइस कैप्स बोलते हैं, एंड ग्लेशियर्स। 20% एज अंडरग्राउंड वाटर, वाइल रिमेनिंग इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। 70% जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं हम, 70% फ्रेश वाटर जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में पाया जाता है, 20% अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है, और जबकि जो बचा हुआ है वो लेक्स, स्ट्रीम और रिवर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब वाटर साइकिल थ्रू द बायोस्फीयर। वाटर कैसे रिसाइकिल होता रहता है, वाटर साइकिल कैसे चलती है बायोस्फीयर में? बायोस्फीयर का मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो इसके बीच में जो वाटर का जो एक्सचेंज होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में जो एक्सचेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज बिटवीन फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक लिविंग बीइंग के अंदर और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में वो कैसे एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। जो सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर दैट डज नॉट इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वाटर का जो सर्कुलेशन है और जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है जिस वाटर से, उस वाटर को हम बोलते हैं ग्लोबल वाटर। याद रखना, जिस वाटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है उस वाटर को हम ग्लोबल वाटर बोल रहे हैं, या फिर उस साइकिल को हम ग्लोबल वाटर साइकिल बोल लेते हैं। और जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, लिविंग सिस्टम इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। उसको हम क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? वाटर एवेपोरेट फ्रॉम ओशियंस। देखो, वाटर एवेपोरेट हो रहा है ओशियन से, एंड बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर, एवेपोरेशन होगा उसका व्हेन द सन रेज फॉल ऑन इट। जब उस एवेपोरेशन पे जब सन की जो रेज हैं, रेडिएशन से वो आएंगी,
उस पे गिरेंगे तो क्या होगा, वेपराइज फ्रेश वाटर राइजेज इनटू द, उससे क्या होगा, वो कंडेंस ऊपर वेपराइजेशन हो जाएगा, उसका इवेपोरेट हो जाएगा और वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब वेपराइज्ड फ्रेश वाटर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वेपराइज्ड है वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा, फॉर्म क्लाउड, और वहाँ पे जाके कंडेंस होगा, कूल हो जाएगा और फॉल एज रैन ओवर द ओशियन एंड लैंड, जाके वो बारिश की फॉर्म में नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, पहले एवेपोरेशन हुई फ्रेश वाटर बॉडीज में या फिर ओशियन वाटर से। देखो एवेपोरेशन ज़रूरी नहीं है ओशियन से ही हो, फ्रेश वाटर बॉडीज से हो। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन के द्वारा, रेस्पिरेशन से जो वाटर रिलीज हो रहा है ना, वो भी इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड की फॉर्मेशन करता है। और जो हमारे अंदर जो स्वेटिंग होती है ना, पसीना जो आता है, वो भी इवेपोरेट होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। ये नहीं है पसीने का हमारा कोई रोल नहीं है। एक्सक्रीशन के द्वारा पसीना जो हमारे बाहर निकलेगा, बॉडी होल्स जो होते हैं, पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो वहाँ से स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होने के बाद जो वाटर निकलेगा, वो वाटर टेम्परेचर की वजह से, सन रेज की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, वो क्लाउड के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे कंडेंस होगा और फिर रेनफॉल की फॉर्म में वो नीचे आने लगेगा। तो इस वजह से क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ओशियन का ही पानी जाए या फिर बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर ही जाए इवेपोरेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म यूज वाटर एंड बिकम पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। ऑर्गेनिज्म भी पानी पानी हम पीते हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी पीता है। ठीक है, पानी लेता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स क्यों ना हो, एक्वेटिक प्लांट्स क्यों ना हो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग्स क्यों ना हो, वो वाटर को यूज करते हैं और वो भी क्या है, वाटर साइकिल का पार्ट बन जाता है। अभी मैंने जैसे कि बताया, ट्रांसपिरेशन होता है वाटर के अंदर, वो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन होता है, उससे जो पानी निकलता है बाहर वेपर्स की फॉर्म में या फिर वेपराइज में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है, वो क्लाउड में जाके, एटमॉस्फेयर में जाके ठंडा होके, कूल होके वो क्या करेगा, रेन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यूज वाटर एंड बिकम पार्ट ऑफ वाटर साइकिल एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिटर्न इट बैक टू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना, क्लियर हुई ये टर्म। एनिमल्स ड्रिंक वाटर, जो एनिमल है वो भी पानी पीते हैं, एंड रिटर्न वाटर बैक टू द एनवायरमेंट। अब वो पानी पीते हैं तो वो बैक एनवायरमेंट में कैसे आता है, कैसे, रेस्पिरेशन से और एक्सक्रीशन से। याद रखना, रेस्पिरेशन से और एक्सक्रीशन से। अब आती है जो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जिस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या फिर डीके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म भी फिजिकल एनवायरनमेंट में वाटर ऐड करता है। क्या करता है, वाटर ऐड करता है। ठीक है, वो वाटर ऐड कैसे करता है, जैसे कि वो डीके होगा, उससे जो वाटर निकलेगा, उसकी सेल्स से जो वाटर निकलेगा, उस बॉडी से जब वो गल जाएगी तो वाटर वहाँ से इवेपोरेट होने लगेगा, इवेपोरेट होके वही प्रोसेस चल जाएगी, क्लाउड वाली प्रोसेस। रिटर्न टू द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म्स क्लाउड दैट कम डाउन एज रेन फॉर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। इसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल। जो ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग से जो कनेक्ट होती है, जो लिविंग सिस्टम से जो इन्वॉल्व होती है, जो प्रोसेस वाटर की, ठीक है, कैसे वाटर हम इनटेक कर रहे हैं, कैसे हम ड्रिंक कर रहे हैं, कैसे हम उसको इवेपोरेट कर रहे हैं, बाय स्वेटिंग, बाय रेस्पिरेशन, बाय ट्रांसपिरेशन, बाय एक्सक्रीशन। ठीक है, कैसे प्लांट्स उसको ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन के द्वारा इवेपोरेट कर रहा है और वो क्लाउड में जा रहा है और वो क्लाउड से वापस नीचे आ रहा है रेन के फॉर्म में। ठीक है, ये कहलाती है बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। हमने टेम्परेचर में भी पढ़ा था कि यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। ऐसे इसमें यूरी हेलेन और स्टीनो हेलेन। हेलेन का मतलब सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब साल्ट कंसंट्रेशन, यूरी का मतलब वाइड रेंज। अब सैलिनिटी, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है जिस पानी के अंदर, उस और वहाँ पे जो जीव रह रहा है
उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरी हेलन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है और वहाँ जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, रह रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो गए, यूरी हेलन और स्टीनोहेलन। ठीक है, वाटर देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जहाँ देखो कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो जीव पानी के अंदर रहता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्या उसको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या उसके साथ पास में बहुत सारा वाटर है, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, क्या वो मीन्स कह सकते हैं क्या उसके पास पानी बहुत ज़्यादा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती? उसको भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी क्या है, प्रॉब्लम्स फेस करता है पानी की वजह से। पानी की प्रॉब्लम जो उसको फेस होती है, कब होती है, अगर जब पानी की जो कंपोजिशन है ना, जो केमिकल कंपोजिशन है, जो साल्ट कंसंट्रेशन है, या फिर पीएच जो है पानी का, अगर चेंज हो जाए तो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यही नहीं है कि जो जीव धरती पे रहते हैं उन्हीं को पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो या फिर जो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट एरिया में जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस एरिया में पानी की कमी होती है, ज़रूरी नहीं है वही फेस करते हैं। जो जीव पानी में रहता है ना, वो भी फेस करता है इस प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्योंकि आजकल जो हमारी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स है, उसके जो टेक्निकल जितनी भी टेक्निक बढ़ती जा रही हैं, जो भी टेक्निकल साइंस है वो बढ़ती जा रही है, उस वजह से क्या इंडस्ट्रीज जो हैं वो केमिकल पानी में छोड़ देते हैं या फिर पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को, और वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है, वाटर का पीएच चेंज हो जाता है, उसकी साल्ट कंसनट्रेशन या सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो बढ़ जाती है, उस कंसनट्रेशन से वो क्या है, उसका पीएच चेंज हो जाएगा, और उस जिस जो एक्चुअल में जो पीएच होता है जो वाटर का वहाँ का, वो पीएच बढ़ के उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा जो वहाँ पे रह रहा है। इस वजह से क्या है, हमें अगर पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं उनको भी बचाना है तो क्या, वाटर पोल्यूशन होने से रोकना होगा, क्योंकि ये केमिकल्स वाटर में जाने से, बेकार की वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, बेकार की चीज़ें जो होती हैं वो पानी में ना डालने से हम किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि वाटर का हमारी लाइफ में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, प्लांट्स हो, कोई भी हो, हर किसी के पास अपना तरीका होता है। ठीक है, कैसे वो वहाँ वाटर ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है, कैसे उसे इंटरेक्ट है, किस तरीके से वो रिसाइकिल हो रहा है एटमॉस्फेयर के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में और लिविंग बीइंग के बीच। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वाटर साइकिल बोलते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्या, वाटर। ठीक है, ओके, थैंक यू।